बिना लोकतांत्रिक सरकार के जम्मू कश्मीर ने आज 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 19 जून 2018 भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में राम माधव, रविंदर रैना और थोड़ी ही देर पहले उप मुख्यमंत्री बने कविंदर गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई नेता एक साथ बैठे और उन्होंने कहा कि देश हित में और इस बात को का ख्याल रखते हुए कि जिस पार्टी के साथ हम लोगों ने अलायंस किया है उस पार्टी की विचारधारा, उस पार्टी की सोच और उस पार्टी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग थलग है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हम पीडीपी बीजेपी कोलिशन में पीडीपी से समर्थन वापस ले रहे हैं। हालांकि इसकी आहट बहुत पहले लग रही थी। पीडीपी के नेताओं को कई लोगों ने कहा कि इससे पहले बीजेपी आपके नीचे से कुर्सी खिसका ले, इसके पहले कि बीजेपी जो है कालीन निकाल ले, बेहतर है कि आप कोलिशन से बाहर आइए। लेकिन महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनने के बाद वो भी असमंजस की स्थिति में थी, वो भी कोलिशन से बाहर नहीं आई। उससे पहले मुफ्ती मोहम्मद सैयद के दौर में भी कई लोगों ने अखबारों में लिखा और चिंता भी जताई और कहा भी कि ये अलायंस सही अलायंस नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, हुआ है, गलत हुआ है, आपको अलायंस से बाहर आना चाहिए। लेकिन मुफ्ती सैयद ने कहा था कि ये नॉर्थ साउथ का अलायंस है, ये ईस्ट वेस्ट का अलायंस है। इस नॉर्थ साउथ के अलायंस में का मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हालात है उन हालात से बाहर निकालना है। आज 19 जून 2023 है, 5 साल गुजर चुके हैं, डिलिमिटेशन हो चुकी है। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो चुका है। विभाजित हुए भी 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन चुनाव का अभी तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समीक्षा की है, इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है, नवंबर के महीने में चुनाव होने की संभावना भी है। लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से पूछिए, किसी भी राजनीतिक दल से बात कीजिए तो वह आपको ये कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। हां, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, पंचायत के होंगे, जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, म्युनिसिपैलिटी के होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के में असेंबली के चुनाव नहीं होने वाले। और एक और विडंबना देखिए, जिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को अक्सर दिल्ली के बारे में पता होता था कि दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली क्या करने वाली है, आज उन राजनीतिक दलों की हालत यह हो चुकी है कि उन्हें बिल्कुल कोई खबर नहीं कि दिल्ली में क्या चल रहा है और क्या जम्मू कश्मीर में नवंबर में वाकई चुनाव होने हैं या जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होने हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप मीडिया की हालत भी देखिए कि एक निजी व्यक्ति जो एक लंबे समय से एक समाजसेवी संस्था चला रहे हैं, ओपी शाह, वो एक राउंड टेबल डायलॉग आज से नहीं एक लंबे समय से करा रहे हैं। कश्मीर में भी उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद कोशिश की थी राउंड टेबल डायलॉग कराने की। इसी तरीके का राउंड टेबल डायलॉग उन्होंने दिल्ली में भी कराया। ओपी शाह जो डायलॉग करा रहे हैं उसे किसी भी लेवल पर केंद्र सरकार की या केंद्र सरकार के किसी मंत्री की या केंद्र सरकार के किसी एक इंपॉर्टेंट क्वार्टर की कोई भी स्वीकृति हासिल नहीं है। लेकिन लालसा और ललक कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल हो, उसका नतीजा यह निकलता है कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा बरपा था 2 दिन पहले कि नई दिल्ली में बहुत बड़ी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अन्य कई और नेता पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। बाद में जब वो राउंड टेबल हुई तो पता चला वहां पर तनवीर सादिक थे। उस राउंड टेबल में वो तमाम लोग थे जो तमाम लोग ओपी शाह के बुलावे पर उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। लेकिन ओपी शाह जो रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं? मेरी जानकारी है नहीं। क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय उन रिपोर्टों का संज्ञान लेता है? मेरी जानकारी है नहीं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप दिल्ली में 50 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवा लीजिए, आप कॉफी के 40वां कप जो है वो किसी को पिलाइए, आप अच्छा एक डिनर रखिए, आप अच्छा एक लंच रखिए, उससे जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उन हालात पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। फैसला करने वाले केवल 2 व्यक्ति हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये सभी लोग जानते हैं।
जो लोग इस सच्चाई से वाकिफ हैं वो किसी राउंड टेबल में जाने के लिए तैयार नहीं होते, वो किसी राउंड टेबल में बैठना भी नहीं चाहते, वो अपने किसी नेता को उस राउंड टेबल का हिस्सा भी नहीं करते। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, बदकिस्मती सोशल मीडिया की यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर जिन लोगों का राजनीतिक कद इतना है ही नहीं, जिनकी राजनीतिक इंपॉर्टेंस दिल्ली के सामने लगभग ना के बराबर है, इस सोशल मीडिया पर आपको वो हीरो नजर आएंगे और आपको उनके बयान सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद कल सुबह जम्मू कश्मीर में नया एक सूरज निकलने वाला है। सोशल मीडिया के ऊपर जो पत्रकारिता हो रही है, उस पत्रकारिता को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जब हम सोशल मीडिया के ऊपर किसी का बयान लेते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो इस बात का ख्याल और इस बात की तमीज रखें कि हम सोशल मीडिया के ऊपर क्या पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको किस कैनवस में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कोई जरूरत आपको इस चीज की नहीं है कि राजनीतिक तौर पर कौन लोग इंपॉर्टेंट है, किन की बात सुनी जा रही है, उनसे बात की जाए। इंपॉर्टेंट यह कि किसी के सामने भी माइक धर दिया जाए, वो कोई भी बयान दे दे, उस बयान को हमने अपने चैनल के ऊपर चलाना है, अच्छे खासे व्यूज आने चाहिए, रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए। सिलसिला बस इतना ही है। इसीलिए और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े नेता हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन के बाद सैयद अल्ताफ बुखारी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, रविंदर रैना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह राणा, श्यामलाल शर्मा, सुनील शर्मा और अन्य कई और नेता, हर्षदेव सिंह की बात करूंगा मैं, अंकुर गुप्ता की बात करूंगा मैं, एडवोकेट माफ कीजिएगा अंकुर शर्मा की बात करूंगा मैं, एडवोकेट अंकुर शर्मा के अलावा कई और संगठन, जिन संगठनों के साथ लोग जुड़े हुए, चौधरी लाल सिंह की बात करूंगा मैं। ये वो नेता हैं जो नेता जब कोई बात बोलते हैं तो वो जमीन से जुड़ी हुई बात है और उस जमीन से जुड़ी हुई बात का असर भी होता है। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद अब इन नेताओं को भी यह महसूस होने लगा है कि कुछ कंक्रीट दिल्ली में हो नहीं रहा। चुनाव होंगे, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। तो अगर चुनाव की संभावना ना के बराबर है, बोलें तो क्या बोलें, सुनाए तो हम क्या सुनाएं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कभी तहलका मचाने वाला बयान आ जाता है, कभी वो कश्मीरी में कोई डायलॉग मार देते हैं, वो वायरल हो जाता है। लेकिन एक राजनीतिक सच्चाई ये भी है कि जिस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को दिल्ली की नब्ज मालूम होती थी, आज के दिन में हालत यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दाएं बाएं वाले लोगों को भी नहीं मालूम कि चल क्या रहा है और चुनाव कब होंगे। जो ही बिगुल बजता है म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होने वाले हैं, तैयारी शुरू हो जाती है। बिगुल बजता है कि जनाब पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, बिगुल फौरन तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन कंक्रीट कुछ पता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नई दिल्ली ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एंगेज किया हो, ऐसा भी नहीं है। महबूबा मुफ्ती को एंगेज किया हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन संकेत आ रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर कोई कार्रवाई न होना जेकेसीए स्कैम में। और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सक्रिय करके रखा है, उसमें सभी लोग भौचक्के हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए स्कैम में है। और पिछले दिनों खबर यह आती है कि कोर्ट में यह कहा जाता है कि जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गवाह बन चुके हैं। अब जिस मामले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पहले आरोप लग रहे थे, अब उस मामले में गवाह बन रहे हैं। तो गवाह बन रहे हैं, क्या हो रहा है दिल्ली में, लोग जानना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी को 3 साल का पासपोर्ट और महबूबा मुफ्ती को 10 साल का पासपोर्ट। लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि शायद महबूबा मुफ्ती के साथ कोई आइस ब्रेक हुआ है, शायद महबूबा मुफ्ती के साथ किसी स्तर पर बातचीत हो रही है, जिस बातचीत का नतीजा यह है कि महबूबा मुफ्ती को 10 साल का पासपोर्ट मिल गया है। महबूबा मुफ्ती की ही पार्टी में कार्यरत कार्यकर्ता वहीदुर रहमान परा के ऊपर गंभीर आतंकवादियों से जुड़े हुए होने के आरोप हैं। वहीदुर रहमान परा को येल यूनिवर्सिटी जाना है, लेकिन कहा जाता है ये जाएंगे तो सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, ये बाहर नहीं जा सकते, लेकिन महबूबा को पासपोर्ट देना है। तो लोग कहते हैं कोई राजनीतिक सांठगांठ कहीं पर तो हो रही है। सज्जाद गनी लोन चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अल्ताफ बुखारी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी संकेत दे रही है कि चुनाव कराएंगे। और बीजेपी के लोग चूंकि खुद बोल नहीं सकते, चाहते हैं कि दाएं बाएं वाली पार्टियां ही बोलें, जोर जोर से बोलें, शोर कर करके बोलें कि चुनाव करवाओ, कम से कम चुनाव तो हो। क्योंकि बीजेपी के लोग भी अब ये समझना शुरू हो गए हैं कि लोग उनसे नाराज हैं, जमीनी स्तर पर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, लोग जबरदस्त नाराजगी है लोगों में। और उसका कारण यह है कि जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता काम कर सकते हैं, उस तरीके से बाबू से उम्मीद रखना कि वो काम करेंगे जरा मुश्किल है।
अब मैं पिछले दिनों की आपको एक मामूली सी घटना बताता हूं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को कहा गया, एक मामूली सा पुलिस का अफसर है, इस मामूली से पुलिस के अफसर की ट्रांसफर फलां जगह हुई है, इसकी ट्रांसफर फलां जगह होनी चाहिए। और पुलिस का यह अफसर बेहद ईमानदार, बहुत काबिल और बहुत अच्छा अफसर। आप जानकर हैरान होंगे, नेताजी ने विश्वसनीय तरीके से बाजाब्ता गुजारिश भी की पुलिस के बाबू को। पुलिस के बाबू को गुजारिश करने के बाद भी पुलिस के बाबू ने गुजारिश नजरअंदाज कर दी। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होगा? कतई नहीं होगा। जिस कद का वो नेता है, उस कद के नेता की बात को मोड़ना संभव है, संभव ही नहीं है, मोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन बात मोड़ी जा रही है क्योंकि बाबुओं को, पुलिसकर्मियों को और बाकी सबको यह लगने लगा है कि शायद अब कभी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होंगे या कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी ही नहीं, हमारा ही राज रहना है, इसलिए आनंद लो, आनंद लो और आनंद लो। 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर के लोग परेशानियों में हैं। पेंशन को लेकर बुजुर्ग परेशान हैं, बिजली पानी को लेकर आम आदमी परेशान है। गांव देहात की ओर निकल जाइए तो जल जीवन मिशन की सच्चाई पता चलती है। गांव देहात की ओर चले जाइए तो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो घर मिल रहे हैं उसकी सच्चाई पता चलती है। आप गांव देहात की तरफ निकल जाइए, बिजली कितनी आती है इसके आप पता चल जाता है। अब इसका सीधा सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के वोट पर होता है क्योंकि सत्ता में बीजेपी है। और विपक्ष की विडंबना देखिए, जिस तरीके से विपक्ष को सड़कों के ऊपर होना चाहिए था उस तरीके से विपक्ष सड़कों के ऊपर नहीं है, बटा हुआ लड़बेड़ रहा है आपस में। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर, जम्मू संभाग का एक ताकतवर विकल्प थी, लेकिन पिछले दिनों आपने देखा विलाक्षण सिंह और हर्षदेव सिंह के बीच में एक लंबे समय तक नोकझोंक चलती रही। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि शायद एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जम्मू की क्रेडिबल आवाज नहीं है आज। तो कहने का मतलब यह कि इन 5 सालों में लोकतंत्र, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा डिलीवर कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ जो उनकी टीम है वो भी अपने हिसाब से डिलीवर कर रही है। लेकिन बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था के आप कितना भी काम करेंगे, लोगों को संतुष्ट करना मुश्किल है।